हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, घर पर हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो क्या हाल चाल भाई। हालचाल कैसे हैं आप सभी के? क्या सभी मस्त हैं? कोई दिक्कत तुम्हारे जीवन में? आई होप सभी मस्त हैं। तो आज हम फिर आ गए हैं हमारी कक्षा 8 के विज्ञान में। आज करने वाले क्या है मैम? आपने तो चैप्टर का नाम भी नहीं लिखा। तुम्हारे चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीवों में जनन, इस चैप्टर का हम करने वाले हैं रिवीजन। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, इसका करने वाले हैं रिवीजन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो बेटा, हाउ इज योर जोश? जोश कैसा है बेटे? मस्त है? कोई दिक्कत? आई होप नहीं है, है ना? तो इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, यही चैप्टर तुम्हें 10th में फिर सताएगा और वहां 10th में 8th क्लास के बेसिक पढ़ाने कोई नहीं आएगा, इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जनन। जनन का मतलब क्या होता है मैम? जनन का मतलब सीधा सा बात करें तो होता है अपने जैसे बच्चे पैदा करना। तो सजीवों के द्वारा जनन जो है बेटा, वो सजीव ही कर सकते, निर्जीव नहीं कर सकते। मैं कहूँ ये पेन बच्चा देगा, दे सकता है क्या? नहीं, निर्जीव जनन नहीं कर सकते। तो सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना। अपने जैसे संतान, अपने जैसे संतति उत्पन्न करना। अब इस जनन की आवश्यकता क्यों है बेटा? आखिर क्यों जरूरी है जनन? अगर मैम इंसान बच्चे पैदा ना करे तो ना चले, या हाथी बच्चे पैदा ना करे तो ना चले, या गाय घोड़ा ये सब बच्चे पैदा करते हैं, क्या ये सब बच्चे पैदा ना करे तो नहीं चलेगा? जनन की आवश्यकता क्यों है? जिसको पता है जल्दी से बताओ तो भाई, आवश्यकता क्यों? जनन की आवश्यकता क्यों भाई? जनन की आवश्यकता क्यों है बताओ? तो बेटा जनन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रजातियों की निरंतरता बनती रहे। मान लो इंसानों ने जनन करना छोड़ दिया, इंसानों ने बच्चे पैदा करना छोड़ दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा। अगर इंसानों ने जनन करना छोड़ दिया तो भाई उसकी प्रजाति की निरंतरता नहीं बनी रहेगी। आज से 100 साल, 500 साल, 1000 साल पहले बस कहानी बन के रह जाएंगे इंसान की। हाँ भाई, होते थे इंसान पृथ्वी पर, ऐसे दिखते थे, फोटोज देखेंगे, है ना? तो इसीलिए प्रजाति की निरंतरता बनाने के लिए, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जनन की आवश्यकता क्यों होती है? प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, ठीक है? चलिए, तो भाई बूझो पूछ रहा है हमारे शरीर में कौन से जनन अंग हैं। चलिए, तो भाई अगर हम जनन अंग की बात करें तो जनन अंग से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। क्या बेटा? कि ये जो जनन होता है बेटा, वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब है कि जनन के लिए 2 जीवों की आवश्यकता है, जहां पर निषेचन होता है। जैसे इंसानों में बच्चा तभी पैदा होगा जब मम्मी और पापा यानी मेल और फीमेल 2 चीजें हों, है ना? इसी प्रकार अलैंगिक जनन, जिसमें 2 जीवों की आवश्यकता नहीं है, एक ही जीव से जनन हो सकता है। तो जहां पर 2 जीवों की आवश्यकता हो, जहां पर 2 जीवों की आवश्यकता हो, जहां पर 2 जीवों की आवश्यकता है,
वहां लैंगिक जनन है, जहां पर 2 जीवों की आवश्यकता नहीं है, 2 जीवों की आवश्यकता नहीं है, वो है आपका अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए, तो अब मानव में आपसे पूछा जाए कौन सा जनन होता है, क्या जवाब दोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर आपसे पूछा जाए मानव में किस प्रकार का जनन होता है, बेटा मानव में लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि अगर मानव को बच्चा पैदा करना है तो एक अकेली मम्मी नहीं कर सकती, एक अकेले पापा नहीं कर सकते। नर यानी आदमी, मादा यानी औरत, दोनों की जरूरत होती है। जब दोनों होंगे तभी जनन होगा। इसलिए मानव में लैंगिक जनन होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीवों की आवश्यकता होती है। तो अब हमारे शरीर में कुछ जनन अंग होते हैं जिनकी सहायता से ये जनन संभव हो पाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नर जनन तंत्र की। अब ये क्या है, चलो देखते हैं भाई क्या है। तो देखो, नर का मतलब मेल, मेल में वो कौन से भाग हैं, है ना, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आदमी में, नर में वो कौन से भाग हैं जो जनन में सहायता करते हैं, जिनकी सहायता से जनन हो पाता है। तो ये भाई आपका नर जनन तंत्र है। ठीक है, चलिए, अब नर जनन तंत्र में क्या क्या होता है? तो एक होता है शिश्न, जिसे कहा जाता है पेनिस। ठीक है, चलिए, 2 होती है शुक्राणु नलिका, और तीसरी चीज होती है वृषण, है ना। ये जो पार्ट है वो आपका नर जनन तंत्र का पार्ट है, जिसमें एक होता है शिश्न, जिसे हम पेनिस कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, दूसरी होती है शुक्राणु नलिका, और तीसरी होती है वृषण। तो नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? ये तीनों भाग सम्मिलित है। ठीक है, अब बेटा होता क्या है बेसिकली कि जब नर और मादा का संयोग होता है, या जब नर और मादा मिलते हैं नए जनन के लिए, तो बेसिकली नर से कुछ भाग प्राप्त होता है जिसे कहते हैं शुक्राणु। ये एक तरह से लिक्विड होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। शुक्राणु किसे बोलते हैं? ये नर युग्मक है। अगर शुक्राणु नहीं होंगे, अगर शुक्राणु जिसे हम अंग्रेजी में स्पर्म्स भी कहते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, तुम्हारे बॉडी का पार्ट है, साइंस के स्टूडेंट है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, फालतू बातें नहीं करनी है, ध्यान देना है यहाँ पर। तो देखो बेटा, अगर ये शुक्राणु नहीं होंगे तो नर कैपेबल नहीं होगा बच्चे पैदा करने की। क्लियर बात पहली। अब इस शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है। शुक्राणु का जो निर्माण है, शुक्राणु का जो निर्माण है वो आपका वृषण में होता है। और शुक्राणु नलिका की सहायता से, देखो यहां पर मान लो यहां पर आपका शुक्राणु बना, ये आपका वृषण है, यहां पर शुक्राणु बना, शुक्राणु नलिका की सहायता से भाई ये जाता है पेनिस में यानी शिश्न में। ठीक है, और फिर इस शिश्न के माध्यम से मादा के शरीर में प्रवेश करता है। तो ये आपका नर जनन तंत्र है, ये आपका शुक्राणु है ना। अब ये जो शुक्राणु है, देखो इसका एक सिर वाला भाग है और शुक्राणु की पूंछ है। तो भाई ध्यान रखना, ऐसी होती है शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? तो देखो बेटा, एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है संभोग। उस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, नर के शुक्राणु मादा के शरीर में, फीमेल के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब जब ये नर के शुक्राणु मादा के शरीर में, फीमेल के शरीर में प्रवेश करेंगे तो इन्हें तैर के एक जगह तक पहुंचना होता है, तो इन्हें तैर के आगे बढ़ना होता है, तो इन्हें गति प्रदान करने में पूंछ सहायता करती है। तो भाई शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? गति प्रदान करने में। सहायता करती है। कौन? तो भाई पूंछ। ठीक है, अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो बेटा मादा जनन तंत्र में क्या क्या होता है? तो मादा जनन तंत्र में भी मुख्यतः 3 भाग है। कौन कौन से? तो भाई होते हैं अंडाशय, ओवरी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये 2 होते हैं, ठीक है। फिर होती है अंडवाहिनी जिसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, और तीसरा होता है यूट्रस जिसे कहते हैं गर्भाशय। मानव जनन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर बच्चा क्या होता है, फलता फूलता है। बोलते हैं ना मम्मी के पेट में बच्चा है ना, बच्चा मम्मी के पेट में 9 महीने रहता है फिर बाहर निकलता है, तो बेसिकली वो बच्चा इस गर्भाशय में, इस यूट्रस में रहता है, ठीक है। तो भाई मादा जनन तंत्र में 3 भाग हैं मुख्यतः। अंडाशय ये रहे, 2 अंडाशय होते हैं, आप देख सकते हो चित्र में, एक अंडाशय ये रहा, एक अंडाशय ये रहा। अंडवाहिनियां 2 होती हैं जिसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, और ये है यूट्रस जहां पर बच्चा क्या होता है, फलता फूलता है, जिसे हम गर्भ भी कहते हैं, माता का गर्भ कहते हैं ना, तो वो गर्भ कौन है, ये गर्भाशय है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या है भाई, ये चित्र किसका है? तो बेटा ये चित्र है अंडाणु का। अब ये अंडाणु क्या है मैम? चलो कौन बताएगा ये अंडाणु क्या है? तो देखो बेटा, मादा का जो अंडाशय है, मादा के पास क्या है, 2 अंडाशय। इन 2 अंडाशय में से कोई भी एक अंडाशय, कोई एक अंडाशय हर महीने या हर 28 दिन में, ठीक है, हर महीने, 28 दिन छोड़ो तुम तो, हर महीने मादा का ये जो अंडाशय है, मादा की जो ओवरी है, दोनों में से कोई भी ओवरी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, इंसान का कोई हाथ नहीं। तो दोनों में से कोई एक अंडाशय एक अंडाणु निकालता है, ये कहलाता है मादा युग्मक। ये एक कोशिका है बेसिकली। अगर मैं बात करूं अंडाणु की, ये एक कोशिका है, हम बोलते हैं फीमेल के अंडे बोल सकते हो एक तरीके से, रियल में अंडे नहीं है लेकिन एक तरह से बोल सकते हो ये फीमेल के अंडे हैं। तो भाई मादा का जो अंडाशय है, वो अंडाशय, कोई भी एक अंडाशय अंडाणु निकालता है, और इसी अंडाणु को कहा जाता है मादा युग्मक। ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। तो देखो भाई, कोशिका है तो ऑब्वियसली अंदर केंद्रक होगा, ये कोशिका की संरचना है। कौन सी कोशिका की? अंडाणु कोशिका की। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, जिसे कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको कहा था कि भाई नर के जो शुक्राणु है, संभोग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब मादा के शरीर में जाके क्या वो डिस्को डांस करते हैं? नहीं, जो भी शुक्राणु हैं, जो भी स्पर्म्स हैं, उनका एक ही टारगेट है, जाके इस अंडे में छेद करके उसके अंदर घुसना। शुक्राणु बहुत होते हैं, है ना, अगर एक बार के प्रोसेस की बात करें तो लगभग अरबों खरबों शुक्राणु निकलते हैं, उसमें से सिर्फ एक शुक्राणु ऐसा होता है जो इसके अंदर प्रवेश कर पाता है। मादा के शरीर में जब जाता है शुक्राणु तैरते हुए, तो वो शुक्राणु डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कोई एक शुक्राणु ऐसा होता है जो तैरते हुए इस अंडाणु के साथ पहुंच जाता है। तो अब जब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। देखो बेटा, ये आपका शुक्राणु है, ये रहे शुक्राणु, ये रहा आपका अंडाणु। सिर्फ एक शुक्राणु ऐसा है जो अंदर प्रवेश कर गया। तो भाई शुक्राणु मतलब नर युग्मक, अंडाणु मतलब मादा युग्मक। निषेचन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है क्या? शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन, या नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन। संलयन का मतलब मिलना। तो लिखो भाई, नर युग्मक, मेरे साथ साथ लिखते चलो, नोट्स बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने में काम आएंगे। नर युग्मक यानी शुक्राणु एवं मादा युग्मक यानी अंडाणु का संलयन। संलयन का मतलब बेटा मिलना, जुड़ना।
ये क्या होता है, ये कहलाता है निषेचन। और याद रखना, मानव में, हम इंसानों में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है और ये निषेचन के फलस्वरूप जो बनता है, ये दोनों मिल गए, अब जो बना उसे कहते हैं जाइगोट यानी युग्मनज। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अब इस युग्मनज में धीरे धीरे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता रहता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 16, है ना, सॉरी 4 से 8, 8 से 10, सॉरी 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, कोशिका विभाजन होता रहता है और धीरे धीरे ये युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और ये भ्रूण जाके रोपित होता है मादा के गर्भाशय में, यूट्रस में, और वहीं ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है सेल डिवीजन के थ्रू। 9 महीने का प्रोसेस लगता है और 9 महीने के प्रोसेस में वो पूरा विकसित होता है। तो यहाँ हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि मानव में जो निषेचन है, मानव में निषेचन, मानव में निषेचन मादा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? मादा के अंदर। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज जाइगोट, अंग्रेजी में जानो तो जाइगोट का निर्माण होता है। ये देखो, ये इसका 3D एनिमेशन है। देखो स्पर्म तैरते 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 आ रहे हैं, है ना, और ये एक स्पर्म ऐसा था जो इस अंडाणु में प्रवेश कर गया, बाकी सब नहीं कर पाए। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन है। चलिए, तो भाई निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अब कुछ चीजें शुक्राणु से आई हैं, कुछ चीजें अंडाणु से आई हैं, इसीलिए हम मम्मी और पापा दोनों के मिक्सचर हैं, क्योंकि पापा जी ने शुक्राणु दिया, मम्मी ने अंडाणु दिया, तब हम बने। और इसीलिए हमारे कुछ गुण पापा जी जैसे होते हैं, कुछ गुण मम्मी जी जैसे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, अब ये क्या है भाई? तो देखो बेटा, हमारा जो मानव है उसमें होता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब है ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर हो। लेकिन हर जंतु में आंतरिक निषेचन नहीं होता, है ना, बाह्य निषेचन भी होता है, यानी मादा के शरीर के बाहर निषेचन होना, है ना। बाह्य निषेचन का मतलब है मादा के शरीर के बाहर निषेचन, ये होता है बाह्य निषेचन, मादा के शरीर के बाहर निषेचन होना। जैसे ये बेटा आपके मेंढक के अंडे हैं, तो भाई जो भी मेंढकी है ना, जो भी मेंढकी है वो क्या करती है, जो मेंढकी है वो अंडे देती है तालाब में, फिर मेंढक आता है, वो उन अंडों के ऊपर अपने अंडे देता है और फिर वहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। तालाब में हो रहा है, मादा के शरीर के अंदर, मेंढकी के शरीर के अंदर नहीं हो रहा। इसीलिए मेंढक में निषेचन पूछे, बाह्य निषेचन होता है। क्लियर है? चलिए, तो भाई मादा जैसे ही अंडे देती है उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। कौन? मेंढक। शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं और अंड कोशिका यानी अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो भाई मछली, स्टार फिश में बाह्य निषेचन होता है। चलिए, अब मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं? तो बेटा मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि भाई वो पानी में अंडे दे रहे हैं। अब पानी में बहुत सारे दूसरे जलीय जीव रहते हैं, वो उन अंडों को खा जाते हैं। पानी बहता है तो अंडे बहते हैं, तो भाई जैसे कोई चट्टान आ गई अंदर या कोई बड़ा पत्थर आ गया, उससे टकरा के अंडे फूट जाते हैं। तो इन अंडों के फूटने की, क्षतिग्रस्त होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर? तो देखो आप देख सकते हो ये हो रहा है सेल डिवीजन। 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, है ना, 8 से 16, 16 से 32, ऐसा होता रहता है। और फिर धीरे धीरे आपका ये जो जाइगोट है वो धीरे धीरे भ्रूण में परिवर्तित होता है, बदलता है, और ये जो भ्रूण है वो धीरे धीरे गर्भ में बदलता है। गर्भ क्या है?
भ्रूण की वह अवस्था, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें अंगों की पहचान की जा सके कि भाई ये हाथ हैं, ये पैर हैं, बन रहे हैं ये कुछ, वो होता है आपका क्या, गर्भ। ठीक है, गर्भ जो है वो जाके रोपित होता है गर्भाशय में, है ना, और वहीं से वो बढ़ता है। तो भाई ये था मोटा मोटा रिवीजन। चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, आया कि नहीं आया समझ में। आई होप समझ में आया होगा। क्लास को लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो क्लास को यहीं विराम देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।